सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। सदर आरिफ अलवी हज पर हैं और उनके पीछे रात की तारीकी में एक वारदात हो गई। कायम मुकाम सदर चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने आधी रात को नैब के कवानीन में तब्दीली के ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिए। अब नैब अदम ताउन की बुनियाद पर भी किसी को हिरासत में ले सकता है और साथ ही जिस्मानी रिमांड का जो दौरानिया है वो 14 से बढ़ाकर 15 रोज़ कर दिया गया है। अच्छा, जो कल तक 30 दिन तकरीबन कर दिया गया है और जो कल तक हुकूमत के हाथों नैब के जुल्म का रोना रोते थे, आज खुद वही अंदाज अपना रहे हैं। और माजी में अपोजिशन के तमाम जो सियासतदान हैं किस तरह यकज़बान होकर नैब को अपनी हद में रहने, हुकूमती आलाकार ना बनने का दर्स दिया करते थे, वो मेरे ख्याल से करवाते हैं। टीम ज़रा चलाइएगा जी। तो इन्हीं सब लोगों का दिया हुआ दर्स आप लोगों ने सुना, इन लोगों ने भी सुना होगा जो टीवी देख रहा है। अच्छा नाज़रीन, नैब कवानीन है उनमें जो तरमीम का सिलसिला है ये इत्तेहादी हुकूमत के इक़्तिदार संभालने से कह लें कि शुरू हो गया था और पिछले साल जो तरामीम है उनके ज़रिए हुक्मरान सियासतदानों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ और उनके आप समझ लें कि 90% जो केसेज ख़त्म हो गए थे। इनमें आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब, मरियम नवाज़ और एक तवील लंबी फहरिस्त है जो इन तरामीम से फैज़ याब हुए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये कानून साजी कौम के लिए की जा रही है? क्या पाकिस्तानियों को नैब कवानीन से कोई मसला है या फिर कह लें कि ज़ौक़े इंतकाम की तस्कीन के लिए एक के बाद दूसरी तरामीम की जा रही हैं? इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद ज़ुबैरी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बहुत शुक्रिया ज़ुबैरी साहब ज्वाइन करने के लिए। और बोल न्यूज़ के तजियाकार एंकर पर्सन मुज़म्मिल शाह भी हमें ज्वाइन करें। मुज़म्मिल, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मुज़म्मिल, आपकी इजाज़त से मैं आबिद ज़ुबैरी साहब से शुरू करना चाहूँगी। ज़ुबैरी साहब, बड़ी बहस हो रही है कि हुकूमत को ऐसी भी क्या जल्दी थी कि आधी रात को ऑर्डिनेंस पर दस्तखत करवा दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, ये तो हुकूमत ही बता सकती है कि उन्होंने ये तरामीम क्यों की हैं। हम तो सिर्फ उसको लीगल पढ़ने के बाद देख सकते हैं कि उसमें आप देखें 2-3 चीज़ें इनमें जो तरामीम है जो बड़ी मैं समझता हूँ कि परेशान कुन है और होना नहीं चाहिए था। एक जो उन्होंने उसका पीरियड बढ़ा दिया 14 दिन से लेके, आपको याद है 90 दिन हुआ करता था, उसको कम करके 14 दिन किया, क्योंकि वो आदमी उनको अपनी कस्टडी में रख सकता है 90 दिन तक। इंसान के राइट्स, इन्वेस्टिगेशन और जानते हैं उनकी हिरासत में रहता है, वरना बेल हो सकती है ना कुछ चीज़ें। उन्होंने फिर 30 कर दिया गया ताकि, और ये करना कि वो आदमी अदम तावन के बेसिस पे उसको कर देगा। तो ये जो फिर पावर सारी वो चेयरमैन साहब को दे दी गई है कि वो किसी को भी डिक्लेयर कर सकते हैं कि मेरे साथ अदम तावन कर रहा है और उसको अरेस्ट कर सकते हैं। देखिए, और देखिए, मैं समझता हूँ नैब का कानून जो था, आपको याद है 99 में बना था और ये एक मिलिट्री उस वक्त कू हुआ था और उसके बाद ये कानून लाया गया था। और मेरा कहना यह है कि देखिए, आप करप्शन ठीक है, करप्शन हो, बदनवानी हो, उसका खात्मा होना चाहिए, उसके कवानीन ऑलरेडी मौजूद हैं। अच्छा, इसको इस्तेमाल आपने किया, उस पर नेचुरली सुप्रीम कोर्ट की बहुत बड़ी जजमेंट आई, उसके बाद 2001 में उस पर अमेंडमेंट्स की गई। लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो था कि इस कानून को हमेशा अपने मुखालफिन के लिए इस्तेमाल किया गया। पॉलिटिकल इंजीनियर करें सियासी के। देखिए, आप जो हुकूमत में आता है वो अपने वो ख़त्म करा लेते हैं, अपने ऊपर जो केसेस होते हैं, जो हुकूमत से बाहर होता है उसके तरफ इस्तेमाल। लेकिन आपको याद होगा, यानी एक फैज़याब हो रहा होता है और एक उसमें नुकसान उठा रहा होता है। लेकिन तो देखिए, आपको याद होगा ये वहाँ से शुरुआत नहीं हुई थी इसकी। ये आपको याद होगा जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, 97 में एहतिसाब ऑर्डिनेंस आया था। वो 97 में इनके हुकूमत वक्त में आया था। उसमें एक सैफुर रहमान होते थे। उस ज़माने में भी बहुत लोगों जो अपोनेंट्स थे उनको, ख़ासतौर पीपल्स पार्टी वाले जो पॉलिटिशियंस थे, उनको बहुत बुरे वक्त से थे और मुख्तलिफ़ चीज़ों का। मैंने जो देखा, एक बात चीज़ है कि जो नैब का कानून ज़्यादातर जो इस्तेमाल हुआ वो छोटे अफसरान, इन लोगों को पकड़ के उनको आपने सज़ाएं दे दी। लेकिन कोई बड़ा आदमी आप देखें जिस पे इल्ज़ाम था, वो कोई आज तक नैब में साबित नहीं, वो कोई केस साबित नहीं हुए। लेकिन आपने जो भी कहा कि ये इस हुकूमत के आने के बाद इसमें तरामीम आई, नहीं, पिछली हुकूमत में भी इसमें तरामीम शुरू हो गई थी। लेकिन 2-3 चीज़ें अच्छी हुई थी। बेल का हक जो था वो दे दिया गया था नैब कोर्ट्स को, पहले नहीं था कानून में। तो उसमें ये चीज़ें आई, अमेंडमेंट्स उस वक्त शुरू गई थी, उसको विटल डाउन
किया जाता है। मेरा व्यू ये है कि मेरा हमेशा स्टैंड ये रहा है कि इस कानून को वैसे ही ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि जो कानून आप इस्तेमाल कर रहे हैं अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स के खिलाफ वो वैसे ही नहीं होना चाहिए। कुछ सियासतदान जो बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं, बड़ी समझबूझ रखते हैं और अपनी पार्टी में भी कहीं ना कहीं कह देते हैं कि भाई मैं इस बात से अग्री नहीं करता, और जमहूरियत भी यही अगर देखा जाए। वो अलग बात है कि बाद में किसी को टफ टाइम का भी सामना करना पड़ सकता है या किसी को कॉर्नर कर दिया जाता है, या देखा जाए शाहिद खान अब्बासी साहब वो भी ये बात कर रहे थे एक टीवी प्रोग्राम में, बल्कि अभी आप भी जिक्र कर रहे थे प्रोग्राम से पहले जब हम बात कर रहे थे कि इसको ख़त्म कर देना चाहिए, यानी कुछ जो सियासतदान है वो भी इस हक में हैं। ये जो बात आपने भी की, शाहिद खान अब्बासी साहब एक बहुत बुर्दबार हमारे साबिक वज़ीर आज़म रहे हैं, मिनिस्टर हैं। उन्होंने अगर ये बात कही है कि नेचुरली उन्होंने भी बहुत सारे भुगते हैं इस कानून के तहत, उनके ख़िलाफ़ भी केसेस बनाए गए और मैं समझता हूँ उसमें कोई हकीकत नहीं थी, और लेकिन वो नेचुरली उनके ख़िलाफ़ तो वो गुजर चुके हैं इन चीज़ों से। तो वो देखिए अच्छी बात ये होती है कि पॉलिटिशियंस जो हैं एक दूसरे की इज्जत करें, आप साथ चलें, ठीक है, आप हुकूमत होती है, ऑपोजिशन होती है, आपको मिलकर चलना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ये नहीं होता, और आप देखिए कि जो मुखालफत आके उसके पीछे पड़ जाते हैं तो ऐसे पीछे पड़ जाते हैं कि जी उसको तो छोड़ना ही नहीं है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि जूता हमेशा एक पाँव पे नहीं रहता, वो हमेशा ये आज का कानून, यही कानून जो आपने बनाया है इसकी 120 डेज के लिए इसकी वो होगी, अनलेस पार्लियामेंट उसको डिसअप्रूव करती है तो, और इसके अंदर जो चीज़ें शुरू होंगी वो चलती रहेंगी, और आप हो सकता है आप ना भूलें कि हो सकता है ये चीज़ आपके खिलाफ इस्तेमाल हो। ठीक है जी, आपकी इजाज़त से मुजम्मिल शाह को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। मुजम्मिल, आपने आबिद ज़ुबैरी साहब को भी सुना, तो मुजम्मिल क्या समझ आती है? पहले इसको 14 रोज़ पे लाया गया, जिस्मानी रिमांड तो दौरानी है, अब उसको दोबारा से 30 रोज़ कर दिया गया है। अब ये जो तरामीम होती हैं, ज़ाहिर बात है कोई ना कोई फ़ायदा नुकसान होता है हर चीज़ का, आप इसको कैसे एनालाइज करते हैं? देखिए, तकरीबन 6 शिकें हैं जिसमें तरमीम की गई है, और कहा जिस तरह से जा रहा था, पीटीआई का बयानिया भी ये था कि नैब के पर काटेंगे, मुझे तो नहीं लग रहा पर काट दिए गए हैं। उसकी वजह यह है कि प्रॉब्लम इस इदारे के साथ ये है कि दुनिया भर में एक एग्जाम्पल जो लॉ की जुबान में ज़ुबैरी साहब बैठे हुए हैं यूज़ होती है, वो ये होती है कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। नैब के केस में ये होता है कि गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट, और अभी तक आप देख लीजिए कि इस कानून के तहत तरमीम के बाद भी जो कि बर्डन ऑफ प्रूफ है वो उस बंदे के ऊपर ही होगा जिस पे इल्जाम लगेगा। मुझ पे किसी ने इल्जाम लगाया, मुझे अरेस्ट कर लिया गया है, मैंने ही साबित करना है कि मैं इनोसेंट हूँ या नहीं। जिसने इल्जाम लगाया वो उससे बिल्कुल बरी है। पहली बात तो ये समझ से बाला तर है कि ये कौन सा कानून है, ठीक है। दूसरी चीज जो हम देखते हैं वो ये है कि वादा माफ गवाह बनाने के हवाले से तरमीम हुई है। अब उसमें हम देखेंगे ये आगे जाके, जो मुझे लग रहा है वो ये होगा कि जिसको भी अरेस्ट करेंगे वो वादा माफ गवाह बनता जाएगा और छूटता जाएगा। तो अगर किसी ने चोरी की भी है तो वो ज्यादा जो ताउन के जरिए अपनी चोरी माफ करवाने में उसके लिए कोई इतना बड़ा मसला नहीं होगा। और तीसरी चीज जो ज़ुबैरी बात की है, जो हिस्ट्री अगर देखी जाए, क्योंकि एंड जस्टिफाइज द मीन कहते हैं ना, कि अगर जो जिस चीज का रिजल्ट निकल रहा हो उसके लिहाज से उसको इवेल्युएट करना चाहिए। तो नैब का जो रिजल्ट निकला है पिछले 20 सालों के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल विच हंटिंग है, आर्म ट्विस्टिंग है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो मैं उनकी इस बात को सपोर्ट करता हूँ कि नैब शुड बी कम्प्लीटली अबॉलिश्ड। उसकी वजह यह है कि इसकी जो हम देखते हैं किसी कोर्ट में जाकर डिफेंड नहीं कर पाती। ब्यूरोक्रेट्स की और सियासतदानों की पूरी फहरिस्त है जिन लोगों को गिरफ्तार किया कुछ साबित नहीं कर पाए। तो ये सिर्फ और सिर्फ सियासियत कंडे के तौर पे हर हुकूमत इस्तेमाल करती है। ठीक है, एक और बात चली गई है कि एक और ऑर्डिनेंस पास कर दिया पिछले 3 सालों में, और में 45 ऑर्डिनेंस पास किए थे इन्होंने। तो सारी कानून साजी ऑर्डिनेंस कर लें, पार्लियामान को ताले लगा दें। ठीक है। अच्छा आबिद साहब, जब भी किसी को पकड़ा जाता है, इन्वेस्टिगेशन होती है, ज़ाहिर बात है, फिर ये जो टाइम होता है, इतने डेज़ हैं, रिमांड में रखा जाता है, जैसे भी दिन बढ़ा दिए गए, इन्वेस्टिगेट अच्छे तरीके से हो जाए, कि इन्वेस्टिगेशन वीक होती है कि कुछ साबित नहीं हो पाता, या फिर में कोई मसला होता है, ये मसला एग्जैक्टली आता कहाँ पर? और दूसरा सवाल इसी के साथ जुड़ा हुआ कि जिसको पकड़ा जाता है, जब साबित ही नहीं कुछ हो पाता, वो विक्ट्री साइन बना के बाहर आता है कुछ दिनों के बाद, चाहे वो 90 दिन थे या कम दिन है, वो विक्ट्री साइन कहता है कि ये देखिए मेरे पे तो कुछ साबित नहीं हो सका। लेकिन एक सवाल उठता है, कानून क्या कहता है मुझे नहीं पता, आप बता सकते हैं, क्योंकि मुझे कानून का नहीं पता, आप समझा सकते हैं कानून इसमें क्या कहता है कि उसको आपने इतने दिन रखा, इन्वेस्टिगेशन में आप साबित कुछ नहीं कर पाए, सबूत आपके पास थे नहीं, प्रोसिक्यूशन वीक थी, क्या था, वो बेचारा विक्ट्री साइन बना के बाहर तो आ गया, लेकिन इतने दिन जो वहां पर रहा, क्या वो हैरेसमेंट नहीं थी? कितना हिरासा रहा वो बंदा? देखिए, 2 चीज़ें, पहले मैं मुजम्मिल ने जो बात की, मैं एक बात क्लैरिफाई कर दूं,
ये आप सही कह रहे हैं कि बर्डन जो प्रूफ जो होता है हमारे लॉ में ये होता है कि यू आर इनोसेंट प्रूवन गिल्टी, और इसमें बर्डन जो है मतलब उसका वो एक्यूज पे डाल दिया गया कि ही हैज़ टू शो हिज इनोसेंस। लेकिन मुज़म्मिल मैं आपको बताता चलूँ कि ये हमारी जजमेंट्स आ चुकी हैं कि इनिशियल बर्डन अभी भी प्रोसिक्यूशन पे है कि दे हैव टू शो कि दिस पर्सन हैज़ डन करप्शन, कि उस आदमी ने करप्शन की है, तो फिर वो शिफ्ट होगा बर्डन। तो ये कोर्ट्स ने उसको इंटरप्रेट सेक्शन 14 जो है उसको इस तरह से कर दिया है। ये थोड़ी मैं आपको बता दूँ, ये जजमेंट्स ने उसको इस तरह से प्रोटेक्शन दे दी आदमी को कि पहला बर्डन जो फिर भी प्रोसिक्यूशन पे ही होगा। अब जब डॉक्टर साहब आपने पूछा कि देखिए इनकी 2-3 स्टेजेस होती हैं, इंक्वायरी होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है। इनकी पहले इंक्वायरी शुरू होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, और फिर जाके वो अरेस्ट करते हैं, फिर चार्ज फ्रेम होता है और चालान आता है और चार्ज फ्रेम होता है। ये तरीक़ाकार जो क्रिमिनल प्रोसीजर में होता है। लेकिन देखिए इनकी इन्वेस्टिगेशन अगर मकसद ही किसी को तंग करना है, अभी आपने पहले आपको याद होगा 90 दिन का जिस्मानी रिमांड था, 90 दिन तक आप उनकी गलत, अगर बाद में बाइज्जत बरी हो जाता है आदमी और या बेल हो जाती है, उसकी इज्जत नफ्स कितनी मुतासिर हुई, इज्जत नफ्स छोड़िए, आप एक सेकंड किसी आदमी को गैर कानूनी तौर पे आप अपने उसमें रखें हिरासत में, वो हमारे आइन की फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन है, आर्टिकल 9 और मुख्तलिफ आर्टिकल्स के, आर्टिकल 14 की। तो ये उसका कॉम्पनसेशन कोई नहीं होता देखिए, वरना अब ये कोर्ट में होना चाहिए था। मेरे ख्याल से इस लॉ में उन्होंने डाला है कि अगर कोई झूठी वो पेश करेगा तो उसको 3 साल की सज़ा दी जाएगी। लेकिन पॉइंट इज़ दैट, लेकिन उसकी जो फ्रीडम आपने वो की तो वो ख़त्म कर दे। इसलिए और दूसरी बात एक, ये हमारे यहाँ एक अजीब सा है कि जब तक वो फिजिकल रिमांड उसका चल रहा होगा उस वक्त तक बेल नहीं हो सकती। तो इस चीज़ को भी कोर्ट्स को अब देखना चाहिए कि अगर इस तरह से 14 से अब 30 दिन कर दिया गया, क्या उसकी ज़रूरत थी? रात के अंधेरे में आपने फरमाया कि वो साइन कराया गया है कि क्यों ये कानून बना, किसके खिलाफ इस्तेमाल होना है, वो अभी हम देखते हैं कि अभी किसके खिलाफ इस्तेमाल होना है। क्योंकि हो सकता है हुकूमत का कोई किसी शख्स या किसी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ अटैक करने का इरादा है, तो वो भी पता लग जाएगा कि क्यों ये चीज़। और चीज़ जरा समझा दीजिएगा ज़ुबैरी साहब, ये जो और वो भी देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि ये हुकूमत का टेन्योर खत्म हो रहा है। ठीक है, 12 अगस्त को ये हुकूमत बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के तहत ख़त्म हो जाएगी। तो इस वक्त ये कानून बनाने की, जब उनके तकरीबन 1 महीने से भी कम, महीना तकरीबन रह गया है, क्या ज़रूरत थी? ठीक है, चले मुज़म्मिल, आपको क्या समझ आती है, क्या ज़रूरत थी, इतने कम टाइम रह गया इस कानून को अब बनाने की? देखिए वो यही ज़रूरत होती है अक्सर के, जिस तरह से हम पंजाब के अंदर देख रहे हैं उस तरह ही सेंटर में शुरू हो जाएगा कि एक निगरान हुकूमत जब आएगी तो वो इस कानून का अच्छा खासा इस्तेमाल कर सकती है। तो ज़रूरत सब्र की थी कि ये सारी पार्टियां नैब की डसी हुई हैं। नून लीग की आप बात कि उन्होंने पिछले PTI के टेन्योर में नैब के हाथों इतनी मार खाई है कि आधी ऑपोजिशन पाकिस्तान की जेल में थी। पीपल्स पार्टी के खिलाफ कार्रवाइयाँ करने के लिए नैब बनाई नवाज शरीफ साहब के दौर में, जो सैफुर रहमान साहब का नाम अभी ले रहे थे। फिर बारी आती है PTI की और अब उनकी बारी भी आ चुकी है। तो तीनों इसके अफेक्टीज हैं, लेकिन फिर भी इकट्ठे नहीं बैठेंगे, नई लेजिस्लेशन करेंगे, कानून साजी नहीं करेंगे, क्योंकि किसी बात पे कंसेंसस करना इनको वैसे ही गलत लगता है। ये समझते हैं ऑपोजिशन का मतलब ये है कि एक दूसरे के सर फाड़ दिए जाएं, बैठ के बात ही ना करें। तो चाहिए था कि ये सब यूनाइट होकर इस कानून का कोई हल निकालें जो कि तमाम सियासतदानों को विक्टिमाइज करने के लिए बनाया है, लेकिन किसी बात पे कॉपरेशन नहीं होती। सबके फायदे में जाता। बिल्कुल, 62-63 की तारीख देख लें, पीपल्स पार्टी पावर में आती है तो नून लीग कहती है इसको रिफॉर्म कर लें, वो नहीं मानते। नून लीग पार्टी कहती है रिफॉर्म कर ले, फिर नून लीग नहीं मानती। जिसके हाथ में छड़ी आ जाती है वो फिर कहता है तमाम कवानीन ठीक हैं, लेकिन जब वो अफेक्टिव बनता है उसका फिर वो कहता है तरमीम करें। तो ये ज़रूरत ये थी कि जाने से पहले ये कंट्रोवर्सी ना फैलाई जाती, ऑर्डिनेंस के तहत कानून साजी ना की जाती, सब कंसेंसस से कोई रिफॉर्म करते इस कानून के तहत, जिसमें इतने सियासतदानों के आपने पॉलिटिकल करियर तबाह किए हैं, उसके बावजूद आप कुछ रिफॉर्म करने को तैयार नहीं हैं। तो इससे साबित होता है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज दे हैव एंटायरली फेल्ड टू डेवलप अ कंसेंसस ऑन एनीथिंग। इसीलिए फैसले दुबई में होते हैं, लंदन में होते हैं, अभी सऊदी अरब गए हैं मियाँ साहब भी, लेकिन पार्लियामान का ना इस्तेमाल करना आता है। इसीलिए हर चीज़ के जो है सोल्यूशन के लिए कोर्ट में पहुंच जाते हैं, हर फैसला अदालत से मांगते हैं, और जो पार्लियामान का बेसिक फंक्शन है उसे जेपरटाइज कर दिया, उसकी बात ही नहीं करते, वहां बैठ के सोल्यूशन निकालते नहीं है। तो ये कंसेंसस का फेलियर है, और अगर ऐसी लेजिस्लेशन हो रही है तो कल को नून लीग दोबारा से इसी नैब के हाथों विक्टिमाइज होगी, अगर लेसन लर्न नहीं करेगी तो। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये चेयरमैन नैब जो होता है, जिस आप देखते थे पिछले PTI के दौर में कहा जाता था नैब न्याजी गठजोड़, और अक्सर चेयरमैन नैब जो थे तब उनको आके कहना पड़ता था कि हम फेस नहीं देखते हैं। और एक बार मैंने भी उनसे पूछा और मैंने फिर उनकी इजाज़त से TV पे कोट भी किया कि आपने जितने लोगों को भी पकड़ा वो तमाम
विक्ट्री साइन वही बनाकर बाहर आते हैं, तो क्यों साबित नहीं कर पाते? या आपकी इन्वेस्टिगेशन वीक होती है, ऐसे पकड़ लिया जाता है? क्योंकि आधा काम तो इन्वेस्टिगेशन तक हो जाता है, शायद आधे से भी ज़्यादा, लेकिन आप लोग कर नहीं पाते, फिर पकड़ते क्यों हैं? या क्योंकि सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है? तो उन्होंने मुझे सिर्फ ये जवाब दिया कि फ़िज़ा साहिबा, जिसको भी पकड़ा है मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के कहता हूँ कि उनमें से कोई दूध का धुला नहीं था, लेकिन मुझे वो मुतमईन नहीं कर सके अपने जवाब से। तो जब इस इदारे का जो हेड होता है, जिसकी जिम्मेदारी होती है, तो उस पर ये गठजोड़ का इल्ज़ाम लगना आपको लगता है फिर बचाव होता है? क्योंकि साबित नहीं कर पाते ना उस तनाजुर में, फिर लोग ज़ाहिर बात है उसको फिर लिंक करते हैं, ये सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है सिटिंग गवर्नमेंट की जाने से उन लोगों को जब अपोजिशन में है। देखिए बात ही में हम यही कर रहे हैं, मुजम्मिल भी आपसे यही बात कर रहे हैं कि ये गठजोड़ ही होता है हुकूमत का और नैब का। नैब मैं समझता हूँ कि इंडिपेंडेंट इदारा नहीं है, वो या तो हुकूमत के कंट्रोल में होता है या कहीं और से इंस्ट्रक्शंस आ रहे होते हैं कि जी आपको इस आदमी के खिलाफ जाना है। अगर उन्होंने आपको जो नैब चेयरमैन जो पिछले थे उन्होंने ये अगर जवाब दिया तो बड़ा अफसोस की बात कह रहा हूँ आपको। आई एम श्योर आप कह रही हैं आप उससे मुतमईन नहीं थी उनके जवाब बिल्कुल भी नहीं थी, मैंने उनके मुंह पे बोला, मैं टीवी पे बात कर रही हूं। आप हो ही नहीं सकती इस बात से मुतमईन के दूध के धुले नहीं है। जब साबित करें ना आप, जबकि हमारा कानून ये है कि आप इनोसेंट हैं, आप बेगुनाह हैं जब तक आप जुर्म साबित नहीं कर देते। तो ये अगर आपका है तो ये कहना ठीक है, आपके पास आप शक कर सकते हैं, आपके पास सबूत आ जाते हैं, आपके पास कोई मवाद होता है जिसकी बेसिस पे आप इंक्वायरी करते हैं। लेकिन नैब को एक मैं बताऊं बड़ा डिफेक्ट था, ये केस चले थे और कोर्ट के अंदर उन्होंने जो नैब के जो इन्वेस्टिगेटर्स थे उन्होंने उनकी पूछा कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। कोई सिविल इंजीनियर था, कोई अकाउंटेंट था, ये उनके इन्वेस्टिगेटर्स थे। वरना इन्वेस्टिगेशन काम जो होता है पुलिस का होता है, वो ट्रेंड होते हैं। तो या तो इनके पास प्रॉपर लोग होते ट्रेन करने। आप देखिए रिटायर्ड लोग आके बैठ जाते हैं, उनका इन्वेस्टिगेशन से कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन आपने उनको इतनी ताकत दे दी होती है वो जिसको चाहे एक नोटिस इशू कर देते हैं। आपको भी आज कोई मुझे नोटिस आ जाए मैं परेशान हो जाऊंगा कि जी पेश होना है, नहीं होगा वो अब अरेस्ट। और अब तो ये जो कानून आया इसके तहत तो अरेस्ट भी कर सकते हैं कि जी आपने कोऑपरेट नहीं किया। तो ये सब चीज़ें देखिए, ये बेसिकली ये एक डराने का या धमकाने का, जैसे आपने फरमाया हरेसमेंट का इदारा है। और इसने अगर बाद में अगर आप इनकी परफॉर्मेंस देखें कि कन्विक्शन क्या है, रेट ऑफ कन्विक्शन क्या है और छुटने का रेट क्या है, तो मेरे हिसाब से इस इदारे के अफादियत ख़त्म हो चुकी है, कभी थी नहीं, इसको रैप अप कर देना चाहिए। ठीक है मुजम्मिल, फिर क्रेडिबिलिटी भी तो ख़राब होती है ना फिर इस तरह इदारों की। इसमें तो सबसे ज़्यादा नुकसान मेरे ख्याल से इस इदारे का अपना होता है। जब आप साबित ही कुछ नहीं कर पाते हैं तो जिसको आप पकड़ के लेके जाते हैं वो तो इनोसेंट डिक्लेयर हो जाता है, वो बाहर भी आ जाता है, बाइज्जत बाहर आ जाता है। क्रेडिबिलिटी तो इस इदारे की ख़राब हो जाती है। बिल्कुल ऐसे है। आप पिछले दौर के अंदर जो चंद ब्यूरोक्रेट्स थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब के, उनका केस देख लें, या इसके अलावा खुर्शीद शाह साहब का केस देख लें, वो भी कुछ जो है उसमें से कंक्लूजन नहीं निकली। आपको याद होगा शेख रशीद साहब टीवी पर आकर ना एक हफ्ता पहले ऐलान किया करते थे कि अगले हफ्ते नैब उसको पकड़ लेगी। हाँ, फवाद चौधरी भी करते थे मेरे ख्याल से, एक दो और लोग भी थे, शायद शहबाज गिल भी करते थे ये ऐलानात। जी, कैसे पता चलता था इनको? कौन सी चिड़िया थी इनके पास कि अगले हफ्ते जो है वो किसके खिलाफ कार्रवाई होगी या क्या? ये साबित करता है कि ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल विच हंटिंग हो रही थी और इनको पहले से पता होता था। इतनी डैमेज रेपुटेशन हो जाती है ऐसे इदारों की, उनका जो भी कोई लीगल या फिर कोई ऑथेंटिक भी इस तरह की कार्रवाई होती है तो लोग बिलीव नहीं करते उसके ऊपर। लोग यही सोचते हैं कि ये भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ही होगी। तो अगर पहले से ऐलान हो रहे हैं कि अगले हफ्ते ये होगा तो आप तो खुद कंट्रोवर्शियल हो गए, इसका मतलब है। तो जब कोई चीज़ इतनी कंट्रोवर्शियल हो जाती है, आप ज़ुबैर साहब लास्ट कमेंट आपका चाहिए होगा, 1 से 1.5 मिनट रह गए। एक तो ये प्राइवेसी होती है, आप कानून को समझते हैं कि जब पहले आके हुकूमत की जानिब से लोग ऐलान कर देते थे फलां की बारी आ गई, फलां पकड़ा जाएगा, एक हफ्ता पहले बता दिया, 4 दिन पहले बता दिया, ये तो बड़ा सीक्रेट होता है, कैसे पता चल जाता है? दूसरी बात ये कि ये जो कंट्रोवर्शियल जब कोई चीज़ हो जाती है फिर वो कितनी देर चल सकती है? देखिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये सवाबदीद जो होती है, किसी को पकड़ना नहीं पकड़ना, केस बनाना नहीं बनाना, चालान पेश करना या नहीं करना, केस रेफरेंस फाइल करना है नहीं फाइल करना, ये नैब का काम है, ये कोई पॉलिटिशियन का काम नहीं। लेकिन देखिए मैं समझता हूँ नैब को अगर जैसे सैफुर रहमान साहब नुकसान पड़ाए तो पिछली हुकूमत के ज़माने में एक साहब थे शहजाद अकबर साहब, मैं समझता हूँ कि उन्होंने सबसे ज़्यादा नुकसान नैब की क्रेडिबिलिटी को उन्होंने पहुँचाया जिस तरह से उन्होंने किया। और देखिए आज वो कहाँ हैं। तो देखिए तो इदारे को नुकसान पहुँचाया खुद इदारे के लोगों ने, और वो तो ऐसे लोगों के पीछे पड़े थे। लेकिन आप बताइए उनकी परफॉर्म ज़ीरो।
आप उनके जो केस उन्होंने बनाए क्या उसमें किसको क्या कन्विक्शन हुई, तो ये सब चीज़ें हैं। देखिए इसलिए हम कहते हैं कि जी इसको इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, आपस में बैठना चाहिए और सही बात है, पार्लियामान के अंदर एक रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट होनी चाहिए जिसके अंदर ऑपोजिशन भी हो, गवर्नमेंट भी हो, और वहाँ बैठ के ये मामले तय हो, ना अदालत में होने चाहिए ना ये नैब के थ्रू होने चाहिए। ठीक है जी, आबिद ज़ुबैरी साहब आपका और मुज़म्मिल शाह आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद होंगे कमर ज़मान कायरा साहब। वेलकम बैक नाजरीन। इक़्तिदार में आने के लिए कोई भी सियासी जमात हर जतन करने को तैयार होती है और यही वजह है कि इंतखाबात के साल में खर्चों के अंबार लग जाते हैं। मौजूदा हालात में हुकूमत के पास ये ऑप्शन नहीं है कि वो जाते जाते अगली जमात के लिए मुआशी लैंड माइन्स बिछा कर जाए, लेकिन साथ ही नून लीग और पीपल्स पार्टी का चैलेंज ये है कि इलेक्शन में जाते हुए आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ ज़रूर देना है जिसका मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता। और दूसरी जानिब PTI का चैलेंज ये है कि जो तहरीक इंसाफ कह लें कि बच्ची कुची रह गई है उसे समेट समाट कर किस तरह से इंतखाबात तक ले जाया जाए। अच्छा, हुकूमत कोई भी हो, अगले जो चंद बरस हैं, अगले चंद बरसों तक कह लें कि मईशत ही नंबर 1 चैलेंज बना रहेगा, तरजीह रहेगी, लेकिन क्या सियासतदान इस बार मुल्क की तरक्की का आज़म लिए किसी नई सोच के साथ अखाड़े में उतरेंगे या फिर वही पुराने हरबे आजमा कर दोबारा से IMF के दर पर होंगे? बहुत से सवालात हैं, इनके जवाब तलाश करेंगे। मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं, वज़ीर आज़म के मुशीर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर सियासतदान कमर ज़मान कायरा साहब। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कायरा साहब, सबसे पहले ये जो दुबई में अहम मुलाकातें हुई हैं और मुख्तलिफ तफसीलात सामने आ रही हैं ज़राए से, कोई ये कह रहा है कि नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनेंगे, कोई जरदारी साहब और कोई बिलावल साहब के बारे में यही बात कह रहे हैं। अच्छा, बहरहाल मिलकर इलेक्शन लड़ने और पंजाब में सीट एडजस्टमेंट की बातें काफ़ी ज़्यादा खुलकर सामने आ रही हैं, लेकिन कोई ऑफिशियल बात अभी तक सामने नहीं आई है। ये बहुत जल्दी है, लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि निगरान सेटअप और आइंदा इलेक्शन को लेकर कोई मामला जो बिल्कुल तय पा गए हों जो आप आज प्रोग्राम में बताना चाहें। देखिए, पहली गुजारिश ये है कि वहाँ दुबई में जरदारी साहब मौजूद थे, मियाँ साहब भी आए हुए थे, उनके आपस में वहाँ मुलाकात हुई और वो मुलाकात भी कोई ऑफिशियल लेवल पे नहीं थी। उनके साथ अभी तक मेरी मुलाकात भी नहीं हुई और मेरी उनसे बात भी नहीं हुई, लेकिन पार्टी के अंदर भी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है कि कोई इस तरह का कोई एजेंडा आइटम था। हाँ, अगर सियासतदान इकट्ठे होंगे तो यकीनन मुल्क के मसाइल के बारे में बातें करेंगे, आज की सूरत हाल के बारे में, वे फॉरवर्ड के बारे में, तो यही उनका नुक्ता नज़र होगा। लेकिन क्या गुफ्तगू हुई, कोई नतीजा निकला, कोई उससे ये हमारे इल्म में नहीं। ठीक है। अच्छा, फिर वहाँ पे नवाज शरीफ साहब ने एक बात ये भी की कि जब हमारी हुकूमत आएगी तो महंगाई ख़त्म होगी, तो ये भी बड़ा सवाल जहन में आता है कायरा साहब कि अभी फिर हुकूमत किसकी है? मुझे नहीं पता जी, मियाँ साहब ने ऐसी कोई बात की है कि नहीं, मेरे इल्म में तो नहीं। और अगर की है तो फिर इसकी आपको क्या समझ आती है? अगर की है तो अगर के ऊपर मैं बात ही नहीं करता जी, ये सपोजिशन पे बातें नहीं होती। ठीक है। अच्छा, कायरा साहब, ये जो IMF के हवाले से बातें हो रही हैं, डील का जो क्रेडिट है वो वज़ीर आज़म को दिया जा रहा है, बहरहाल क्रेडिट उनको जाता है। पिछले 9 महीने से जो इसहाक डार साहब की कारकर्दगी रही है, पीपल्स पार्टी ने भी अक्सर तनकीद की और बड़ी खुलकर तनकीद की है। आइंदा जैसा कहा जाता है कि मखलूत हुकूमत बनने के चांसेस ज़्यादा हैं, किसी की अक्सरियत बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है, तो क्या पीपल्स पार्टी दोबारा से वज़ीर ख़जाना के लिए इसहाक डार साहब पर एतमाद कर सकेगी? ये भी मफरूजों पे मबनी सवाल है। ये जो मफरूजे होते हैं ना जी, इन पे सवाल बड़ा मुश्किल होते हैं, टेढ़े होते हैं बड़े, इसलिए कि मफरूजे आजकल तो चल रहा है वो मफरूजों पे चल रहा है। क्या कहेंगे आप? कुछ क्लियर समझ तो आ नहीं रहा कायरा साहब। मैं मफरूजों पे कम इन्हिसार करता हूँ जी, इसलिए कि मफरूजे पे मबनी सवाल जो है वो गायब हो जाता है और जवाब, क्योंकि वो भी मफरूजा होता है लेकिन उसको हकीकत के तौर पे लेके उसके ऊपर बहस शुरू हो जाती है। अच्छा कायरा साहब, नैब के हवाले से जो सियासतदान बताते रहते हैं कि जी नैब को सियासी मकासद के लिए, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब आधी रात फिर कानून बदल कर जो मनपसंद तब्दीलियाँ की गई हैं, यानी जो भी हुकूमत में होता है वो वाकई क्या सियासी मकासद के लिए नैब को इस्तेमाल करता है, या क्या जो हुकूमत में होता है क्या नैब उसके लिए कह सकते हैं कि नागुज़ीर होता है? देखिए, पहली गुजारिश है, कोई आधी रात वाली बात नहीं है। कल कैबिनेट के अंदर ये डिस्कशन करने के बाद और इस पर बड़ी सैर हासिल डिस्कशन हुई और उस डिस्कशन के बाद ये फैसला हुआ
कि इस वक्त जो हमारे इदारों की रिक्वायरमेंट है और उन्होंने जो अपनी मजबूरियां बताई हैं, उनकी स्मूथ फंक्शनिंग के लिए ये उनकी तकाजे हैं, उनको देखा जाए। और ये ऑर्डिनेंस की सूरत इसलिए कि इस वक्त असेंबली नहीं है, सेनेट नहीं है, और जो ही सेनेट का इजलास होता है या असेंबली का, तो फौरी तौर पे इसको लेजिस्लेशन की तरफ लेके जाया जाए और वहाँ इस पे डिटेल डिस्कशन होनी चाहिए, तब जाके कानून साजी होनी चाहिए। ये जो हेस्ट में कानून साजी है ऐसी नहीं, और उसके ऊपर बड़ी सैर हासिल डिस्कशन थी। ठीक है। अच्छा, और कायरा साहब, ये जो अभी डील से IMF डील से डिफ़ॉल्ट का ख़तरा बहरहाल टल गया है और हुकूमत ने जो मुश्किल फ़ैसले हैं वो यकीनी तौर पे निगरान हुकूमत के लिए छोड़ दिए हैं। अब बहुत सी चहम गोइयाँ हो रही हैं, ऐसे में क्या गारंटी है कि जो नया प्रोग्राम होगा उसका अंजाम पिछले प्रोग्राम जैसा नहीं होगा? देखिए, गारंटी तो किसी के पास कोई नहीं है। एक बात बड़ी वाज़ेह है, हमने अगली हुकूमत के लिए कोई मुश्किलात नहीं छोड़ी, हमने सारे मुश्किल फैसले खुद किए, और कोई मुश्किल फैसले इलेक्शन से चंद महीने कबल नहीं करता। लेकिन हमारी हुकूमत ने इसलिए ये फैसले किए कि हम समझते हैं वो पाकिस्तान की स्टेबिलिटी और पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी थे। इन हालात में ये फैसले होना चाहिए थे, हमने कर लिए। उसका सियासी तौर पर नुकसान होता है या फ़ायदा, ये इलेक्शन में हम लोगों को पास जाएंगे, उनसे बात करेंगे, और वहाँ से आपको पता चलेगा कि लोग हमारे इस राय को सुनते हैं या नहीं सुनते, मानते हैं या नहीं मानते। लेकिन हमने अपने तई जिस बात को पाकिस्तान के मफाद में समझा वो फैसले किए। IMF से जो डील हुई है उसके नतीजे में जो इक़दाम हमने उठाने थे हम उठा चुके हैं, हमने वो सारे फैसले कर लिए हैं। इससे एक तो बेहतरी ये हुई कि कल स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ी रिकॉर्ड हाइट में उसमें गई है, और डॉलर की जो प्राइस है उस पर कमी आई है, रुपीस स्ट्रांग हुआ है। इसी तरह लोगों का जो इत्मीनान है वो बहाल हो रहा है। लेकिन ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। अभी यकीनन इससे बहुत बेहतरी आई, लेकिन ये कोई हतमी तौर पे हमारी बेहतरी का सामान नहीं है, और कर्ज मिल जाना कोई बड़ा काम भी नहीं है। हालांकि ये मुश्किल काम था, बहुत मुश्किल काम था इन हालात में कर्ज मिलना भी, लेकिन उसके ऊपर फख्र करना, खुशी मनाना कोई बड़ा काम नहीं है। लेकिन हमें उसके लिए कल वज़ीर आज़म ने भी कहा कि हमें अपने आइंदा मुस्तकबिल के लिए ये देखना होगा कि हमारे जो आइंदा का हमारा रवैया है, कौमी रवैया, इदारा जाती रवैया, वो क्या है। अगर हम इन इक़दामात से पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए वो फैसले करें जिस तरह हमारी हुकूमत ने किया है, और कल जिसकी भी हुकूमत आती है वो इसी फैसले को करे और मुशावरती अमल से पाकिस्तान को आगे बढ़ाने की कोशिश करे, और सब लोग अपने अपने आईनी दायरे के अंदर रहें, तो यही पाकिस्तान को वे फॉरवर्ड के तौर पर आगे लेके जा सकता है। ठीक है। अच्छा, ये IMF की डील हो जाए, जारी बात है उससे क्या हासिल होता है, डिफ़ॉल्ट का ख़तरा टल जाता है। लेकिन कायरा साहब, आप अग्री करेंगे, आप अवामी नुमाइंदे हैं, आप अपने हल्के में जाते हैं, लोग सिंपल अल्फाज में सवाल ये पूछते हैं कि लोगों को बल्कि इकोनॉमी की टर्म्स का भी नहीं पता होता। मैं अक्सर प्रोग्राम में कहती हूँ कि बहुत से लोगों से आप मिलते होंगे जिनको ये भी नहीं पता होगा कि GDP किसे कहते हैं। उन्हें सिर्फ इस बात से सरोकार होता है कि जो अशिया ख़ुरोनोश हैं वो कितनी सस्ती हुई हैं, महंगाई कितनी कम हुई है। फिर नौजवानों के हवाले से मैं बात करना चाहूँगी कि नौजवानों में बड़ी मायूसी पाई जाती है। ये अलग बात है कि तमाम सियासी जमातें को, एक सियासी जमात नहीं, तमाम सियासी जमातें अब यूथ पे बड़ा इनसार करती हैं कि जी नौजवान हमारा मुस्तकबिल हैं। सोशल मीडिया की हद तक तो बहुत होता है, मुलाकातें भी हो रही होती हैं, लेकिन मैं अफसोस के साथ कहूँगी कि ऐसे नौजवान जो किसी भी तरह से मुल्क से बाहर जा रहे हैं रोज़गार के लिए, कश्तियों में बैठ के जा रहे हैं, जहाज़ों में बैठ कर जा रहे हैं, बस में बैठ के किसी तरह से निकलना चाह रहे हैं, जो कि लम्हा फिक्री है। इंतहाई अफसोस और दुख के साथ मैं कह रही हूँ कि क्यों जा रहे हैं अपने मुल्क को छोड़ के। तो ऐसे लोगों के लिए क्या सोचा जा रहा है, नौजवानों के लिए, कि रोज़गार के मौके कितने उनको मुहैया किए जाएंगे कि यहाँ से जो लोग जाना चाह रहे हैं वो यहाँ रुक के तलाश करें अपने टैलेंट के मुताबिक काम। देखिए, गुजारिश ये है कि ये आपका आइडिया तो अच्छा है, सोच अच्छी है, देखना यह है कि प्रैक्टिकली क्या मुमकिन है। इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी जिस ख्वाहिश है ये लोग यहाँ रुके, उनको काम मिले। मैंने अर्ज किया कि ये एक अच्छी ख्वाहिश है, अच्छी सोच है बिलाशुबा, और इस पे अमल होना चाहिए। लेकिन देखना यह है कि प्रैक्टिकली क्या मुमकिन है। अर्ज यह है कि महंगाई कंटिन्यूसली हमारी गिरती हुई इकोनॉमी की वजह से हुई और वर्ल्ड इकोनॉमी की वजह से हुई। अब उसको पाकिस्तान के अंदर अगर तो कंट्रोल से महंगाई कंट्रोल हो सकती है तो फिर तो बड़ा अच्छा काम है। गवर्नमेंट को एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के जरिए करना चाहिए,
उसका एक खास रोल है, वहां तक तो वो करते हैं। लेकिन इस वक्त महंगाई आलमी तनाजुर की वजह से है, और इसके अंदर दूसरी वजह पाकिस्तान की इकोनॉमी की अपनी साख खराब होने से है, पाक रुपीस के गिरने से है। जब ये स्टेबल होगा तो महंगाई में कमी आएगी, और महंगाई में कमी के साथ साथ लोगों की इनकम बढ़ेगी। वो एक रास्ता होगा कि लोगों के अखराजात और आमदन में जो फर्क है वो किसी तरह ब्रिज किया जाए और लोगों की जिंदगी में आसानी पैदा की जाए। रही बात नौजवानों की, बिलाशुबा पाकिस्तान की बहुत बड़ी आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है, लेकिन इकोनॉमी अगर खराब हालत में है या प्रेशर में है और हमारा जीडीपी उतना नहीं बढ़ रहा, तो कोई भी हुकूमत हो, हम हो, मुस्लिम लीग हो, पीटीआई हो, फला हो, हर हुकूमत की ये ख्वाहिश होती है कि पाकिस्तान की आमदन बढ़े, पाकिस्तान को टैक्सेस ज़्यादा मिले, पाकिस्तान का रेवेन्यू बढ़े और हुकूमत लोगों को रिलीफ दे सके। कोई भी हुकूमत हो, उसकी ये ख्वाहिश होती है। ये हुकूमत की पॉलिसियों का नतीजा होता है कि इकोनॉमी उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाती। और जितनी बड़ी आबादी हमारी है, अगर हम चाहें भी तो ये क्विक फिक्स कोई नहीं है। दुनिया भर में जहाँ ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज होती हैं, कम अपॉर्चुनिटीज से लोग ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज की तरफ जाते हैं। ये तारीख में हमेशा होता रहा है, आज भी हो रहा है। और पाकिस्तान में अगर कोई कहता है कि साल में, 2 साल में, 4 साल में मैं ऐसे हालात पैदा कर दूंगा कि पाकिस्तान के हर नौजवान को रोजगार मिल जाएगा और यहाँ लहरें बहरें हो जाएंगी, तो ये ख्वाब तो हो सकता है, ये ख्वाब भी नहीं हो सकता। सो हमें हकायक को नजर से देखना चाहिए। पाकिस्तान का नौजवान बाहर जा रहा है, उसको हमें बिल्कुल इस बात में एजुकेट करना चाहिए कि दुनिया के अंदर जॉब मार्केट में इस वक्त बहुत सारी स्पेस है। हमें बजाय इसके कि हम इलीगल मीन से जाएं, हमें हुनर सीख के उन दुनिया के मुल्कों में जाना चाहिए जहाँ पे वसाइल मौजूद हैं, नौकरियाँ मौजूद हैं, लेकिन टेक्निकल स्किल्स के साथ जाएं और जायज़ ज़राए से जाएं। तो ये कोई जुर्म नहीं है। पाकिस्तान में आज भी ओवरसीज पाकिस्तानी जो इसी तरह गए थे, जिस तरह आज लोग जा रहे हैं, इसी तरह गए थे, और आज वो हमारी आमदन का एक बड़ा जरिया है। तो आज हमारे लोग अगर जा रहे हैं तो ये दुनिया भर की जॉब मार्केट जो है, वहाँ से लोग बेहतर जॉब्स की तरफ जाते हैं। ये चंबे वाली बात नहीं है। ठीक है। अच्छा कायरा साहब, पंजाब में किसकी हुकूमत होगी? हर नौजवान को रोजगार दे सके, उसको यहीं पाकिस्तान के अंदर बेहतर जिंदगी की सहूलतें फराहम कर सके। अल्लाह करे हमारा टैलेंट हमारे ही काम आए। अल्लाह करे ऐसा हो, आमीन। अच्छा कायरा साहब, पंजाब में किसकी हुकूमत होगी? ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है विफाक में हुकूमत बनाने के लिए। तो पंजाब में तमाम पार्टियां बड़ी मुतहरिक हैं, बड़ी एक्टिव हैं। पीपल्स पार्टी बहुत एक्टिव है, नून लीग का बहरहाल वोट बैंक है पंजाब में, आप इस बात से अग्री करेंगे। फिर IPP, जिसको कुछ लोग कह रहे हैं जी नौमौलूद पार्टी है, अभी तो नई पार्टी है, लेकिन चेहरे तो पुराने हैं, चेहरे तो नौमौलूद नहीं है जिन्होंने ज्वाइन किया है। फिर मुस्लिम लीग काफ भी बड़ी एक्टिव है वहाँ पर। तो क्या देखते हैं पंजाब में, क्योंकि पंजाब में पीपल्स पार्टी ने अपना वोट बैंक लूज़ किया था। बहुत से लोग यहाँ तक कहते हैं कि अब सिंध तक महदूद हो गए हैं। तो आइंदा आने वाले इंतखाबात में पंजाब में जो खोया हुआ वोट बैंक है वो मिलता हुआ दिखाई देता है आपको? आप खुद ही देख लीजिए, मेरा तो यही क्लेम होगा। और इंशाअल्लाह ताला लोगों को पिछले 10-12 सालों में कई हुकूमतें, मुख्तलिफ जमातों की हुकूमतें देखने का उसको एक्सपीरियंस हुआ है, और लोगों को ये समझ आ गई है कि कौन सी जमात है जो पाकिस्तान के आइन और कानून की बात करती है, इस मुल्क के मजदूर और किसान की बेहतरी की बात करती है, नौजवान की बात करती है, औरतों और कमज़ोर तबकात को तहफ़्फ़ुज़ देने की बात करती है, और वो पीपल्स पार्टी है। लिहाजा लोग जो एक शराब के पीछे भागते गए थे, वो इंशाअल्लाह ताला अगले इलेक्शन में आप देखेंगे कि वाज़ेह तौर पे पीपल्स पार्टी के साथ होंगे। अब मुझे लगता यूँ है कि अगले इंतखाब के अंदर पंजाब में कोई भी जमात शायद बहुत बड़ी मेजॉरिटी नहीं ले पाएगी, बल्कि एक मिक्स का मैंडेट होगा, और कोई बिल्कुल के कोई ऐसी लगता है, आसार यूँ लगता है। तो कायरा साहब, लास्ट में ये आखिरी मिनट है, ज़रा बता दें, अगर मखलूत हुकूमत होगी, किसी के पास अक्सरियत नहीं होगी, तो फिर तो मसलिहत के तहत फैसले होते रहेंगे। तो मसलिहत के तहत या सियासत की भीड़ अगर फैसले चढ़ेंगे तो फिर मुश्किल फैसले तो हो नहीं सकेंगे। और तो कोई रास्ता नहीं है जी। अगर किसी जमात के पास वाज़ेह अक्सरियत नहीं आती तो फिर मखलूत हुकूमत बनाए बगैर गुजारा तो है नहीं। लिहाजा ये चॉइस नहीं होती। हर फिर जो फैसले ये भी मसलिहत के तहत होंगे। नहीं, बात फैसले मसलिहत के तहत नहीं है। जब और कोई ऑप्शन नहीं, अल्लाह करे किसी एक जमात को अक्सरियत मिल जाए और वो खुद फैसले कर सके। लेकिन अगर जिस मफरूजे पे मैं और आप बात कर रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं होता तो फिर यकीनन इत्तेहादी हुकूमत होगी। और इत्तेहादी हुकूमत, हमारी इत्तेहादी हुकूमत ने क्या फैसला नहीं किया? कौन सा मुश्किल फैसला नहीं किया? हम एक इत्तेहाद है, मुख्तलिफ जमातों का इत्तेहाद है,
हमने पाकिस्तान के मुश्किल तरीन फैसले किए, अनपॉपुलर तरीन फैसले किए। ठीक है कायरा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। एक तवील अरसे के बाद मुल्की मशहद के लिए मुसलसल दो बेहतरीन दिन देखने में आए हैं। कल स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड तेज़ी देखने में आई, तो फिर आज छुट्टी के बाद बैंक खुले तो रुपए ने रिकॉर्ड छलांग लगा दी। यूँ डॉलर लगभग ₹10.5 घटकर ₹275.44 पर आ गया। IMF डील होते ही डॉलर ज़खायर बढ़ने की उम्मीद हुई, तो डॉलर होल्डिंग करने वालों के साथ जो कह रहे हैं कि हाथ में बाकायदा फूलने लगे हैं। अब ज़रा आपको मैं ग्राफ दिखाना चाहूँगी। ग्राफ ये देखिएगा कि रुपये के साथ एक साल में क्या कुछ हुआ। जुलाई में डॉलर ₹200 था, जो जनवरी में 270 और 290 तक भी जाता देखा गया। अब हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि इसे 240 के नज़दीक काबू रखना होगा, जो बकौल इसहाक डार साहब के डॉलर का असल रेट भी है। अच्छा, ग्राफ आप ये देख रहे हैं। हमारा एक और बड़ा मसला डॉलर बढ़ने से आने वाली जो महंगाई है वो है। अब पिछले साल रोटी ₹15 की थी, जो आज ₹25 की है, क्योंकि 10 किलो आटे का जो थैला है जो ₹1400 का था, अब वो ₹2300 के आसपास है। और खाने का तेल एक साल में दुगना होकर ₹600 किलो, और जो चीनी है वो ₹30 महंगी होकर ₹125 किलो हो गई। और मुर्गी का तो ना ही पूछें। अच्छा, ₹300 किलो जो गोश्त है वो कल ₹800 किलो पर भी देखा गया, ₹800 किलो। अब बात है कि जब डॉलर महंगा होता है तो यकीनी तौर पे कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। अब डॉलर जब नीचे आए तो नीचे आने पर क्या दाम सस्ते किए जाएंगे? और अगर मनमानी कीमतें ही वसूल होती रही, मनमानी ही होती रही, तो फिर हुकूमत या गवर्नमेंट क्या जो इलेक्शन के साल हम कह सकते हैं कि आनी हाथों से निपटना अफोर्ड भी कर सकेगी? ये सवाल हैं जिनके जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। मेहमान मौजूद है वज़ीर ममलिकत बराए आमदनी अशफाक तोला साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अशफाक साहब, ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ना और फिर डॉलर का नीचे आना, ये यकीनी तौर पे खुश आइंद है, लेकिन जब भी डॉलर नीचे आता है अशफाक साहब, तो इंतज़ामिया निर्ख जो पुरानी सतह पर वापस लाने में अक्सर नाकाम रहती है। इसकी वजह आसान अल्फाज में समझाइएगा, ऐसा क्यों होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इसकी असल वजह ये होती है कि जब इस किस्म की कोई चीज़ें होती है, बिल्कुल आपकी जो प्राइस कमिटीज होती है ना, उनको एक्शन में आना चाहिए। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जब पाम ऑयल की प्राइस में कमी आई और जब उनकी एलसीज के इश्यूज थे, तो जब हमने हुकूमत ने ये एक डिसीजन लिया कि इनकी एलसी खुलनी चाहिए, तो उन्होंने आज 50 रुपए पर केजी तक उन्होंने दाम गिरा। और वो खुद उन्होंने वॉलंटियर किया, क्योंकि उनकी कॉस्टिंग उनके सामने आ गई थी और इंटरनेशनल प्राइस में भी पाम ऑयल की प्राइस गिर गई थी। तो ये प्राइस मॉनिटरिंग कमिटीज का जो कि सूबों के अंडर आती हैं, उनका बिल्कुल ये काम होना चाहिए कि अब वो अपने जो है ना, दे शुड रोल देयर स्लीव्स, और अब उनको ये एक्शन में आना चाहिए और उनको बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही है, उनको प्राइस में कमी वाकई करवानी चाहिए। ठीक है। अच्छा अशफाक साहब, एक और चीज़, ये जो बजट के बाद लोगों का जो रद्द-ए-अमल ज़ाहिर बात है सामने आता है, फिर तनकीद भी की जाती है, तो ये टैक्स के हवाले से बड़ी बातें की जा रही है। टैक्स दायरा बढ़ाने के लिए इस बजट में भी आप लोगों ने जो मुश्किल फ़ैसले वो नहीं किए हैं, जैसा कि ताजिर जो हैं, जागीरदार हैं, उनको एक बार फिर से बचा लिया गया है। अब जब ये मुश्किल फ़ैसले नहीं हो सके या फ़ैसले कह लें कि मसलहत का शिकार हो गए, तो क्या अब ज़ाहिर बात है बर्डन आने वाली निगरां हुकूमत पर भी पड़ेगा? तो निगरां हुकूमत फ़ैसले कर पाएगी? पहली बात तो ये है कि निगरां हुकूमत पे कोई बर्डन नहीं पड़ेगा, वो 3 महीने के लिए आते हैं, उनका ये काम ही नहीं है। दूसरी बात है, ये मेरा ख्याल है शायद सही मायनों में आपने शायद देखा नहीं होगा कि ताजरों के साथ पूरा मुआहिदा हुआ है और तमाम ताजिर अब कम से कम 45 लाख ताजिर आपका टैक्स रिटर्न फॉर्म भरेगा, ये इनसे वादा हुआ है और ये एग्रीमेंट मैंने बैठ के करवाया। दूसरी तरफ जागीरदारों के टैक्स की जो आप बात कर रही हैं, वो 18वीं तरमीम के बाद और इससे पहले भी सूबों का मामला था, तो सूबों ने उन पे टैक्स लगाया। हाँ, वहां पर इन्फोर्समेंट नहीं हो रही है, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है और मैं इस बात पे आपकी बिल्कुल तायीद करता हूँ। उन पे भी पूरी इन्फोर्समेंट होनी चाहिए और उनसे भी पूरा टैक्स लेना चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये अशफाक साहब, ये जो भी हुकूमत जाती है, एक बड़ी पिक्चर में बात करना चाहूँगी, आप ब्रॉड पिक्चर अगर देखें कि जो हुकूमत जाती है और जो हुकूमत आती है, तो वो अक्सर ये कहती थी पुरानी हुकूमत हमारे ऊपर बर्डन डाल के चली गई है, कर्जे इतने ले लिए गए, हुजम बढ़ता चला गया, तो पुरानी हुकूमत यहाँ तक कह देते हमारे लिए सुरंगें बिछा कर चली गई है। तो फिर अब वो अपना टाइम गुजारते रहते हैं, पुराने पे मलबा गिराते रहते हैं, कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं होता है। आप बिल्कुल सही कह रही है, मगर देखें, आप इवेंट से देखें, हम जज कर सकते हैं ना। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं सिर्फ इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम लगाऊंगा, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसको आप जस्टिफाई कर सकते हैं, जिसको सब्सटेंशिएट कर सकते हैं।
अब अगर फर्ज करें मैं आपको एक चीज से सब्सटेंशिएट कर दूं कि फर्ज करें अगर IMF से मैंने एक मुआहिदा किया आज और अगर कल मैं उसकी नफी कर दूं और मैं कहूंगा नहीं जी मैं आपकी ये बात नहीं मानता, तो जाहिर बात है फिर मैं मलबा तो आने वाली हुकूमत का मैं गिरा के जाऊंगा। अगर आज मैंने IMF से मुआहिदा कर लिया, फर्ज करें 16 जुलाई को मेरे पास $1 अरब आ जाते हैं और 17 जुलाई को मैं एक नया बजट ला के मैं कहता हूँ जो मैंने आपसे वादे किए थे मैं इससे मुकर जाता हूँ, तो फिर जाहिर बात है आने वाली हुकूमत को ये इख्तियार होगा तो कहे कि आपकी वजह से ये मेरे मामला खराब हुए। जैसे आप पहले देखेंगे ना PTI की हुकूमत में जिस तरीके से उन्होंने IMF से किया और 28 फरवरी को जिस तरीके से उन्होंने रिवर्स किया वो मुआहदे को और जिस तरीके से उन्होंने सारी कंडीशनें रिवर्स कर दी, उसके बाद IMF आज तक ये कहता है कैन वी ट्रस्ट यू, तो वो उसका जवाब हमारे पास नहीं होता। और यही बात बिल्कुल आप सही कह रही हैं, वो मलबा जो आज तक हम पे गिर रहा है और आइंदा आने वाली हुकूमतों तक भी गिरता रहेगा जब तक हम पूरी शराइत इनके मिनोअन तस्लीम ना करें और उस पर अमलदारी ना करें। देखिए इसी वजह से मैं हमेशा कहता हूँ कि सहाफत में हमेशा जिम्मेदारी होती है। हम जैसे जिम्मेदार मुल्कों में हर तबका फिक्र को जिम्मेदारी से काम लेना चाहिए। जैसे आपके अभी एक इस्लामाबाद के चीफ है सदीक जान साहब, उन्होंने कल ट्वीट लिख दिया। अब मैंने दुनिया न्यूज को एक इंटरव्यू दिया और मैंने ये कहा कि जी, और फिर मैंने उनके ट्विटर का जवाब भी दिया है कि जी मैंने तो ये कहा था कि जी अल्लाह के बाद पाकिस्तान के बारे में अगर मैं किसी पे फेथ रखता हूँ तो इसहाक डार साहब है। उन्होंने पाकिस्तान को निकाल के उसके बाद उन्होंने लगा के मेरे खिलाफ ये नफरतें पैदा करने की कोशिश की। तो ये बीबी को जिम्मेदाराना सहाफत नहीं है। मैं आपके चैनल के तवज्जुह से उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनकी जो भी एफिलिएशन है पार्टी की, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है, उनका इख्तियार है, मगर इस किस्म के झूठे इल्जाम दूसरों पे आप ना लगाएं, नफरतें ना बढ़ाएं, मोहब्बतें बढ़ाएं। आपके अच्छा चैनल है, हम इसकी कदर करते हैं। और मैं, मेरे वालिद साहब साफ़ी और आज माशाल्लाह 93 साल की उम्र है, सबसे लंबी उम्र वाले जिंदा सहाफ़ी है, मैं उनकी औलादों में से। तो आप मुझे तो ये कम से कम इस गंदी सियासत में मैं हाथ जोड़ के सिद्दीक जान साहब को कहता हूँ कि उनके जो भी एफिलिएशन हैं, जो भी ट्वीट करते हैं, वो उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस किस्म की घटिया सियासत में मुझे ना दें। अच्छा अशफाक साहब, ये आप क्या समझते हैं जो कर्ज़ों को रीस्केड्यूल करना ये कितना नागुज़ीर है, और साथ ही जो अंदरूनी कर्ज़े हैं और उन पर जो बढ़ता सूद है, फिर उसका सोल्यूशन क्या है, उसका हल क्या है? अब ये जो दो बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ हैं, मूडीज़ और फिच, उन्होंने बाकायदा खबरदार की है कि पाकिस्तान को IMF कर्ज से कहीं ज़्यादा डॉलर्स दरकार होंगे। अब $25 अरब अशफाक साहब, इसकी अदायगी किस तरह होगी? आसान अल्फाज में कोई प्लान हो तो शेयर कर दीजिएगा ताकि नाज़रीन समझ सकें। ये चीज़ें समझने के लिए मईशत का प्रोग्राम इतना आसान नहीं होता। ये हर साल होते हैं, ये पिछले साल भी थे, उससे पिछले साल भी थे। तो ये G2G जो कर्जे होते हैं वो रोल ओवर होते हैं, और ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग जो होती है ना, उसके अगेंस्ट शॉर्ट टर्म बोरोइंग ली जाती है। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए 3 दिन पहले आप और मैं ये डिस्कस कर रहे थे कि IMF का प्रोग्राम नहीं होगा तो क्या होगा। अब IMF का प्रोग्राम आ गया तो अब हम इस बात पे आ गए कि जी अब 25 अरब कैसे देंगे हम। भी ये सारे कर्जे जिस तरीके से होते हैं वो रोल ओवर हो जाते हैं। आप पिछले 3-4 सालों का देख लें कितने कितने हमने किए हैं। हाँ, PTI की गवर्नमेंट थोड़ी लकी इस बात पे रही कि उनको रैपिड फाइनेंसिंग मिल गई, उनको एमनेस्टी अलाउ कर दिया IMF ने, जिसकी वजह से उनको $6.5 बिलियन एमनेस्टी में आ गए। उनको इस बात से फायदा हुआ कि G20 के और पेरिस क्लब के कर्जे इनके सारे मोरेटोरियम में चले गए, तो वहाँ उनको बड़ी कन्वीनियंस मिल गई और उसका उनको फायदा हुआ और पाकिस्तान को फायदा हुआ। तो मैं ये समझता हूँ उसमें वरी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये आपके पास पैसे आते हैं, आपको ये देखना पड़ेगा कि IMF के प्रोग्राम से निकल के आप अपनी शरह सूद को कैसे कम करें, आप अपनी डॉलर पैरिटी को रुपये के हिसाब से कैसे कम लाएं ताकि आपके इन्फ्लेशन कम हो और आम लोगों को सहूलतें मिले। ठीक है जी अशफाक साहब, बहुत शुक्रिया अशफाक तौला साहब आपके वक्त के लिए। नाज़रीन इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, तो इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां, बोल ने निभाई अपनी सहाफती जिम्मेदारियां। कराची में ईद उल अज़हा के मौके पर लियाकताबाद टाउन ऑफिस के साथ ही आलाइशों का ढेर लग गया है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की टीम भी वहां पर मौजूद है।
बड़ी ईद की खुशियों में भी बोल रहा सबसे आगे। सफाई मुहिम के लिए मुतालिका इदारों तक पहुंचाई आवाम की आवाज। अगर मैं आपको दिखा दूं इस वक्त मनाजिर, तमाम गाड़ियां जो इस वक्त है यहाँ पर, तमाम जो कलेक्शंस हैं, जितनी भी आलाइश है उनको यहाँ से उठाया जा रहा है और लम्हा बा लम्हा की खबर से रखा आवाम को आगाह। और में मुख्तलिफ मकामात पर आलाइशें जो है वो हमें सड़कों पर दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके बाद जो LWMC है उनका अमला जो है वो उसके बाद फील्ड में निकला और उसके बाद आलाइशों को हटाने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया। बड़ी ईद की ट्रांसमिशन 57% आवाम ने देखी बोल की स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।